नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं आपके कुछ सवालों के जवाब दूंगा। तो शुरू करते हैं कार्यक्रम और लेते हैं एक एक करके कुछ सवाल। पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है प्रवीण नरसिंह ने। प्रवीण ने बताया कि उनकी एज 32 ईयर्स की है और वो चेन्नई के रहने वाले हैं। प्रवीण अपनी डॉटर की हायर एजुकेशन के लिए 1.5 करोड़ रुपये जुटाना चाहते हैं 15 ईयर्स में, और उन्होंने 2 स्कीम्स में 5-5 हज़ार रुपये की SIP शुरू की हुई है। और साथ ही ये भी बताया है कि वो 20% के हिसाब से यहाँ पर स्टेप अप करेंगे हर साल, यानी कि SIP अमाउंट को 20% से हर साल बढ़ाते रहेंगे। और स्कीम्स जहाँ पर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। तो दोनों ही स्कीम्स बहुत अच्छी हैं और इन 2 स्कीम्स के साथ आपका पोर्टफोलियो जो है वो वेल डाइवर्सिफाइड हो जाता है, क्योंकि मल्टी कैप फंड में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स होंगे। और साथ ही फ्लेक्सी कैप फंड जो है, हालांकि ये लार्ज कैप ओरिएंटेड है, लेकिन लार्ज कैप मिड कैप में यहाँ पर एक्सपोजर है। साथ ही समय के साथ स्मॉल कैप में भी यहाँ पर एक्सपोजर हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अच्छी स्कीम्स आपने चुनी हैं और ये दोनों ही स्कीम्स अपनी कैटेगरी की अच्छी स्कीम्स हैं। और साथ ही यदि हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो इसका एक्सपोजर इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी है, तो इस हिसाब से भी ये स्कीम अच्छी मानी जा सकती है। जहाँ तक सवाल है कि क्या 10,000 रुपये निवेश करके और 20% के स्टेप अप पर आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे, तो यदि हम 12% का CAGR यहाँ पर एज्यूम करें तो जो कैलकुलेशन यहाँ पर कर रहे हैं 15 साल में 1,58,00,000 रुपये करीब इकट्ठा हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो टारगेट आपने लिया है ये बिल्कुल अचीव हो सकता है, लेकिन क्योंकि 15 साल का जो वक्त है वो लंबा वक्त है और इन्फ्लेशन की वजह से आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। इसके लिए जब जैसा मुमकिन हो सके आप अपने इन्वेस्टमेंट को ज़रूर बढ़ाते रहें। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है मीनू ने। मीनू ने कहा है, हाय सर, होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपके वीडियोस रेगुलरली देखती हूँ। यस मीनू, आई एम डूइंग फाइन एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और थैंक यू वेरी मच। आपने कहा है कि आप मेरे वीडियोस देखती रहती हैं। मुझे बहुत खुशी हुई जानकर और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको ज़रूर कुछ इन्फॉर्मेशन या जानकारी मिलती होगी। सो इसी तरह से आप वीडियो देखिए और जो भी सवाल आपके या सुझाव हों वो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करती रहें। मेरे वीडियो देखने के बाद आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया है और साथ ही आपने बताया कि आपकी एज 40 ईयर्स की है और आप 15 साल का आपका इन्वेस्टमेंट होराइज़न है। साथ ही आपने भी कहा है कि 5% से आप अपने इन्वेस्टमेंट को स्टेप अप करती रहेंगी और हर साल 50,000 रुपये जब मार्केट में गिरावट होगी तब आप और टॉप अप करेंगी, तब और इन्वेस्ट करेंगी। बल्कि आपने बताया है कि 35,000 पर मंथ आप टोटल हर महीने इन्वेस्ट कर रही हैं। आप जानना चाहते हैं कि 15 साल के बाद में कितना अमाउंट बन पाएगा। अब यहाँ पर मैं कैलकुलेट करता हूँ कि अगर 35,500 रुपये की SIP है, 5% से आप स्टेप अप कर रही हैं और साल में और हर साल 50,000 रुपये और आप इन्वेस्ट करेंगी। मैं कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जिन स्कीम्स में आप इन्वेस्ट कर रही हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। आपने क्वांट एक्टिव फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, 1,000 रुपीज़ पर मंथ की SIP कर रही हैं। एक मल्टी कैप फंड है जिसका एलोकेशन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट सेगमेंट वाले स्टॉक्स में होता है। अच्छा फंड है। मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड एक अच्छा लार्ज एंड मिड कैप फंड है। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ फंड भी अच्छा फंड है और ये भी एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एक फ्लेक्सी कैप फंड है विद इंटरनेशनल एक्सपोजर टू इक्विटी। HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड ये एक हाइब्रिड फंड है। कोटक इमर्जिंग इक्विटीज़ फंड एक मिड कैप फंड है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ये भी एक मिड कैप फंड है। SBI मैग्नम मिड कैप फंड अगेन एक और मिड कैप अपने लिया हुआ है। फिर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप 3 स्मॉल कैप फंड हैं। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड ये भी एक मिड कैप इंडेक्स फंड है। क्वांट टैक्स प्लान, पराग पारिक टैक्स सेवर और मिरे एसेट टैक्स सेवर फंड।
आपने जो स्कीम्स ली हुई हैं सारी स्कीम अच्छी हैं, लेकिन बस दिक्कत ये है कि आपने एक ही कैटेगरी की कई स्कीम्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। यदि आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सिंपल रखेंगी तो बेहतर होगा। हर कैटेगरी में एक या मैक्सिमम दो स्कीम हो सकती हैं, और हर कैटेगरी का मेरा मतलब है कि बस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये तीनों मार्केट सेगमेंट्स आपके पास हों तो ये अच्छा है। टैक्स सेवर में भी आप एक या दो स्कीम अपने पोर्टफोलियो में रख सकती हैं। तो जब भी मौका मिले, मेरी राय यह है कि आपको अपने पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करना चाहिए। बाकी स्कीम्स अच्छी हैं, आप इनमें फ़िलहाल के लिए यदि चाहें तो अपनी एसआईपी को कंटिन्यू कर सकती हैं, लेकिन जब भी मौका मिले तब आपको थोड़ी सी स्कीम्स को कम करने पर विचार ज़रूर करना चाहिए। अब जैसा आपने कहा है कि आप 35,500 रुपया हर महीना इन्वेस्ट करेंगी, 5% से स्टेप अप करेंगी, और साथ में 50,000 हर साल जब भी मार्केट गिरेगा तब इन्वेस्ट करेंगी, तो यदि 12% के CAGR पर मैं ये कैलकुलेट करूं तो करीब 2,41,00,000 रुपए 15 साल में इकट्ठा हो सकते हैं। और साथ ही जो NPS में आप इन्वेस्ट कर रही हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपने किस तरह के फंड का चुनाव किया हुआ है। आप इक्विटी में कितना एलोकेट कर रही हैं, डेट में यानी कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कितना एलोकेट कर रही हैं, उस पर निर्भर करेगा। लेकिन जहां तक म्यूचुअल फंड्स का सवाल है, वो एक सिंपल 12% के CAGR पर मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया है। बढ़ते हैं आगे। लेते अगला सवाल जो पूछा है प्रियेश शाह ने। प्रियेश जी ने कहा है कि उन्हें जानना है कि SWP के लिए कौन से फंड्स सही रहेंगे, और यदि लमसम में 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना हो सीनियर सिटीजन को और फिर हर महीने वहाँ से SWP के जरिए पैसे विड्रॉ करने हो तो कितने पैसे विड्रॉ करने चाहिए इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए। प्रियेश जी, आप कहीं भी इन्वेस्ट करें, चाहे आप हाइब्रिड फंड्स में करें, डेट फंड्स में करें या इक्विटी फंड्स में करें, आप क्योंकि रिटर्न्स तो गारंटीड है नहीं, तो आप जो भी अमाउंट तय करते हैं, यदि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उस रेट से बढ़ता है तो ऐसे में जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने इन्वेस्ट किया है वो आपका सेफ रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा, और सिर्फ जो प्रॉफिट हुआ है वो विड्रॉ होगा। लेकिन यदि आप बड़ा अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो ऐसे में जो आपने इन्वेस्ट किया है उस कैपिटल में से भी कुछ अमाउंट विड्रॉ होता रहेगा। साथ ही आपने कहा है कि इन्फ्लेशन का ख्याल रखा जाए, तो अगर आप शुरुआत में ही बड़ा अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो फिर फ्यूचर में विड्रॉल को बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर दो बातें मैं आपको कहूँगा। एक तो ये कि आप जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे यदि हाइब्रिड फंड्स में करें तो ये अच्छा होगा। साथ ही ये भी ज़रूरी है कि शुरुआत में आप जो विड्रॉल्स हैं वो छोटे रखें, क्योंकि रिटर्न्स तो गारंटीड होते नहीं हैं। तो यदि आप जिस तरह के भी फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो और वहाँ पर जिस तरह के रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे कम का विड्रॉल करेंगे तो यहाँ पर चांसेस हैं कि आपका जो कैपिटल है, जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, वो पूरा बचा रहे और समय के साथ वो बढ़े भी। तो यदि आपको रेगुलर पैसे विड्रॉ करने हैं तो जो भी अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है, मेरे हिसाब से यदि आप कुछ पैसे इस तरह से अलग से इन्वेस्ट करें कि आप वहाँ से विड्रॉ करें। मान लीजिए कि आप डेट ओरिएंटेड फंड्स में कुछ पैसे रखते हैं और वहाँ से आप 1-2 साल का प्रोविज़न कर लेते हैं कि पहले 1-2 साल आप वहाँ से विड्रॉ करेंगे, और SWP के लिए जो आप निवेश कर रहे हैं वहाँ आप अगले 2 साल के बाद SWP के जरिए विड्रॉ करना शुरू करेंगे तो ये बेहतर रहेगा। तो पहले 2 साल के लिए आप कुछ पैसे कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स या फिर इक्विटी सेविंग्स फंड्स में पार्क कीजिए, और इक्विटी सेविंग्स फंड में जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी सेविंग्स फंड है, इस फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या इसी तरह से कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में SBI कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, इस फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ पहले 2 साल के लिए, और फिर उसके बाद जैसा मैंने कहा कि आप अपने पैसों को बैलेंस एडवांटेज फंड या जिन्हें हम डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड भी कहते हैं उसमें आप पैसे पार्क कीजिए और वहाँ से आप SWP के जरिए पैसे विड्रॉ कीजिए। और आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, आप मान लीजिए कि 1 करोड़ करते हैं या फिर
उससे कम करते हैं SWP के लिए, वहाँ से आप 0.50% हर महीना यानी कि 0.5% के रेट से विड्रॉ कीजिए। तो यदि आप 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप सिर्फ 50,000 रुपया महीना ही वहाँ से विड्रॉ कीजिए शुरुआत में। तो यदि आपके जो पैसे हैं वो इससे ज़्यादा रेट से बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि आप विड्रॉ कर रहे हैं 0.50% के रेट से, और यदि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 1% के रेट से बढ़ता है मान लीजिए, तो ऐसे में जो आपका जो कैपिटल है वो भी समय के साथ बढ़ेगी और फिर समय के साथ आप अपने विड्रॉल अमाउंट को बढ़ा पाएंगे। SWP में ऐसा नहीं है कि आपको 30 साल के लिए यदि SWP करनी है तो आपको सेम ही विड्रॉल रखने होंगे। आप शुरू के 5 साल मान लीजिए 0.50% हर महीना के रेट से आप विड्रॉ कीजिए और बाद में फिर आप इसको रीसेट कर लीजिए। आप बाद में SWP की राशि जो है उसे बढ़ा लीजिए, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी। तो बेशक यदि शुरुआत में आप 50,000 रुपये से अपना खर्चा चला रहे हैं तो ये सीधी सी बात है कि आपको 50,000 से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी भविष्य में, तब आप अपने विड्रॉल अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि विड्रॉल की राशि बड़ी होगी तो शायद आपका जो कैपिटल है वो 30 साल चले भी ना, क्योंकि ऐसे में हो सकता है कि आपका यदि जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब जो कैपिटल है, जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, वहाँ से अमाउंट विड्रॉ हो रहा होगा। तो मैं एक बार दोबारा से सम अप कर देता हूँ। पहली बात, यदि 1 करोड़ रुपए हैं आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए तो उसमें से आप पहले 2 साल के लिए अमाउंट को थोड़े कम रिस्क वाले कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड या फिर इक्विटी सेविंग्स फंड में पार्क कीजिए और पहले 2 साल के लिए आप वहाँ से विड्रॉ कीजिए। लेकिन उसके अलावा जो आप लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे आप बैलेंस एडवांटेज फंड में पार्क कर रहे हैं और वहाँ से आप 2 साल के बाद ही SWP शुरू करेंगे। और जो हम लंबी अवधि के लिए SWP की बात कर रहे हैं वहाँ पर ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड या आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड, ये सही स्कीम्स हो सकती हैं। और अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है विजेंद्र चौधरी ने। विजेंद्र जी 6,000 रुपये की SIP करना चाहते हैं और 10 से 15 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है। तो लंबी अवधि के लिए आप निवेश कर रहे हैं 6,000 रुपये। आप एक काम कर सकते हैं, 2 स्कीम में आप SIP कीजिए, एक मल्टी कैप फंड और साथ में एक फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड में आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड को चुन सकते हैं या फिर निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में आप SIP कर सकते हैं। और मल्टी कैप फंड के लिए आप ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड या आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड में SIP शुरू कर सकते हैं। तो 2 फंड्स, एक मल्टी कैप और एक फ्लेक्सी कैप फंड में आप डिवाइड कर लीजिए। 6,000 रुपया करना है तो 3,000 रुपीज़ ईच स्कीम के हिसाब से आप SIP कर सकते हैं। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है सुमन भट्टाचार्य ने। सुमन जी का सवाल ये है कि क्या 1 करोड़ 20 लाख के इन्वेस्टमेंट पर हर महीने 80,000 रुपये विड्रॉ किए जा सकते हैं? तो बिल्कुल किए जा सकते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन यदि आप हाइब्रिड फंड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं तो भी आप इतना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि हो सकता है कि किसी महीने में आपके पैसे इस रेट से ना बढ़े, लेकिन यदि हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो एवरेज इस हिसाब से विड्रॉ करना शायद सही माना जा सकता है, क्योंकि यदि आप 1 करोड़ 20 लाख पर 80,000 रुपये महीना विड्रॉ कर रहे हैं तो ये रेट निकल कर आता है 0.67%, यानी सालाना करीब 8%। तो आप 8% पर एनम का रिटर्न यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं। SWP कर रहे हैं तो आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, तो ऐसे में अगेन बैलेंस एडवांटेज फंड जो एक कैटेगरी है हाइब्रिड फंड की, ये मेरे हिसाब से सही है, जहाँ पर इक्विटी और डेट दोनों ही एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट होता है और एसेट्स को डायनेमिकली मैनेज किया जाता है। तो यहाँ पर ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड या HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, ये फंड्स कंसिडर किए जा सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड है तो जोखिम तो रहेगा।
उतार चढ़ाव यहाँ पर रहने की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन लंबे वक्त के हिसाब से यदि आप SWP कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये स्कीम्स सही रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है जिन सवालों के उत्तर मैंने आपको दिए ये ठीक से आपको समझ में आए होंगे। आपका कोई भी फॉलोअप क्वेश्चन हो तो आप पोस्ट कर सकते हैं। बाकी व्यूअर्स भी अपने कमेंट्स और क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।